नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टेक्निकल अंसा में। तो एक बार फिर से हम आप सभी लोगों के सामने एक और न्यू क्लास लेके हाजिर हो चुके हैं। तो एक बार फिर से अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अपनी जो क्लास है हीमेटोलॉजी की, एक क्लास लगती है शाम को 6 बजे। जी हाँ दोस्तों, हर शाम को 6 बजे आपकी हीमेटोलॉजी की क्लास लगती है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि अपन लोग हीमेटोलॉजी के अंदर जो एक चैप्टर है ब्लड, अपन ब्लड को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार मेरे को ये बता दीजिए कि अपन लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, कौन कौन से टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है। और मेरे हिसाब से मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो अपन लोगों ने सबसे पहले जो ब्लड है उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसका इंट्रो पढ़ा था। और इंट्रो पढ़ने के बाद में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, जो ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है उसके पार्ट पढ़े थे। और उनके पार्टों के अंदर अपन लोगों ने सबसे पहले आरबीसी पढ़ी थी, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी पढ़ी थी। और अब अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, आज अपन स्टार्ट करेंगे प्लेटलेट्स। जी हाँ दोस्तों, आज प्लेटलेट्स स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद में अपना एक टॉपिक और बचेगा जिसका नाम होगा प्लाज्मा, ठीक है ना। तो आज प्लेटलेट्स को कंप्लीट कर देंगे और प्लाज्मा को स्टार्ट कर देंगे। और इसके बाद में भी दोस्तों एक टॉपिक आप लोगों के इस चैप्टर के अंदर, ब्लड चैप्टर के अंदर और बचता है, उस टॉपिक को भी बिल्कुल पढ़ाएंगे, उसके भी नोट्स लिखवाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे। वो होगा दोस्तों ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, कि ये जो ब्लड सेल्स है, जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये बनती कैसे हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक टॉपिक आप लोगों के और होगा, उसका नाम होगा हीमोपोइसिस। क्या हीमो का मतलब होता है ब्लड, आप लोगों को पता है, और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, निर्माण होना। तो जो भी ब्लड सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनका निर्माण कैसे होता है, बिल्कुल एक एक करके पढ़ेंगे। उसके अंदर अपन एक एक कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले आरबीसी का पढ़ेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी का, फिर प्लेटलेट्स का। ऐसे अपन क्या पढ़ेंगे, एक हीमोपोइसिस का एक टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लड। इसी ब्लड वाला जो चैप्टर है इसी के अंदर अपन हीमोपोइसिस पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास में अपन लोग पढ़ने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में। और प्लेटलेट्स के बाद में अपन स्टार्ट कर देंगे प्लाज्मा। इसके अंदर अपन प्लाज्मा पढ़ेंगे, प्लाज्मा का कंपोजिशन पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो प्लाज्मा का कंपोजिशन पढ़ने के बाद में जो ब्लड होता है उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, वर्क क्या क्या होते हैं, तो वो भी अपन पढ़ेंगे। अब दोस्तों अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है मेरी कि एक बार वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल के बटन पे सेलेक्ट कर लो, ताकि इसी प्रकार आने वाली नई नई वीडियोस, नई नई क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको सही, सटीक और जेन्युइन जानकारी देखने को मिले, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल के बटन पे सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी क्लास यूट्यूब पे आए या फिर हम लोग लाइव सेशन करें तो लाइव सेशन से या क्लास को आप सबसे पहले देख पाओ। इसके लिए बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल के बटन पे सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। अब दोस्तों बिना देरी किए अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज आप हेडिंग डालेंगे प्लेटलेट्स। क्या डालेंगे, प्लेटलेट्स। अपना जो ब्लड चैप्टर है, ब्लड चैप्टर के अंदर अभी फिलहाल अपनी ब्लड सेल्स ही चल रही है। ब्लड सेल्स के अंदर सबसे लास्ट का पार्ट बचा है अपना, क्या बचा है, वो बचा है प्लेटलेट्स। क्योंकि जो ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा था प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को अपन लोगों ने पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी को पढ़ लिया। डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे टाइप्स थे, उनको अपन लोगों ने क्या किया है, पढ़ लिया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख लिया है। अगर आप लोगों ने वे क्लासें नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक दे दूंगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करके पूरी क्लासों को आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं खुद तुम लोगों से नोट्स बनवाता हूं, अच्छी तरीके से तुम लोगों को लिखवाता हूं, ठीक है। अब अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले दोस्तों आज हेडिंग डालो प्लेटलेट्स। क्या डालो, प्लेटलेट्स। तो बिल्कुल डाल लेते हैं हेडिंग
प्लेटलेट्स। देखो ये जो प्लेटलेट्स है ये क्या है, ये एक तरीके की ब्लड सेल ही है। क्या है, ये ब्लड सेल ही है प्लेटलेट्स। अब इस प्लेटलेट का एक दूसरा नाम भी होता है। देखो भाई लोगों, मैंने आप सभी लोगों को जब ब्लड सेल पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने जितनी भी ब्लड सेल अभी तक पढ़ाई है, मैंने उन सभी ब्लड सेल्स का आप लोगों को एक अलग से दूसरा नाम भी बताया है। जैसे आरबीसी का अपन लोगों ने जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो आरबीसी को अपन लोगों ने दूसरा नाम क्या बताया था, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को अपन ने क्या बताया था, ल्यूकोसाइट। बिल्कुल उसी प्रकार जो प्लेटलेट्स है, इसका जो दूसरा नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है, थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है भैया, थ्रोम्बोसाइट। तो इसके कोष्टक में आप क्या लिख सकते हो, थ्रोम्बोसाइट भी लिख सकते हो। और लिख क्या सकते हो, तुम लोगों को लिखना है तो मैं लिखवा देता हूं, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है ना, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, लिख लो। अब देखो ये प्लेटलेट्स होती क्या है, इनका क्या क्या फंक्शन होता है, इसकी क्या क्या खासियतें होती हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्लेटलेट्स की, अगर सबसे पहले ही अगर मैं बात करूं तो ये जो प्लेटलेट्स होती है ये सबसे छोटी ब्लड सेल होती है। सबसे छोटी ब्लड सेल तो क्या होती है, प्लेटलेट्स। लिख लो, बिल्कुल लिखते जाना है, प्लेटलेट्स। सबसे प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट सबसे छोटी ब्लड सेल्स होती है। सबसे छोटी क्या होती है, छोटी ब्लड सेल्स होती है। प्लेटलेट्स क्या होती है, सबसे छोटी ब्लड सेल्स होती है। क्या होती है, सबसे छोटी ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या खासियतें हैं इस प्लेटलेट्स की। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होता है भैया ये नॉन न्यूक्लियोटाइड होता है। इसमें भैया केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या होता है, तो केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब देखो आज तक अपन लोगों ने जितनी भी ब्लड सेल्स पढ़ी है, अपन लोगों ने सबसे पहले आरबीसी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, आरबीसी पढ़ी थी। तो आप लोगों को पता है कि आरबीसी भी नॉन न्यूक्लियोटाइड होती है, मैंने बताया है आप लोगों को। यानी कि इसमें भी क्या होता है, केंद्रक प्रेजेंस नहीं होता है। केंद्रक क्या होता है, प्रेजेंस नहीं होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। डब्ल्यूबीसी अपन लोगों ने पढ़ी है, तो डब्ल्यूबीसी में क्या था, केंद्रक प्रेजेंट था। और डब्ल्यूबीसी की जितने भी जो टाइप की सेल्स अपन लोगों ने पढ़ी थी उन सब के अंदर केंद्रक प्रेजेंट था। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है अच्छी तरीके से। और अब अपन पढ़ रहे हैं प्लेटलेट्स। क्या पढ़ रहे हैं, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट में भी क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होती है, जो थ्रोम्बोसाइट होती है, इसके अंदर भी क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो कुल मिला के ये बात याद रखनी है कि जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, केवल और केवल किसमें प्रेजेंट होता है, केवल और केवल डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी की जितनी भी टाइप की जो सेल्स होती है, आप लोगों ने पढ़ी है डब्ल्यूबीसी की कितने टाइप की सेल्स होती है। डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी को केंद्रक के आकार पे और रंग के आधार पे दो भागों में बांटा जाता है। आप लोगों को पता है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं होती है। एग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते साइटोप्लाज्म में। ठीक है ना, इसके बाद में ग्रेन्यूल किन किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वैसी जो तीन कोशिकाएं अपन लोगों ने देखी है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। ठीक है, अपन लोगों ने पढ़ा है। एग्रेनुलोसाइट के अंदर अपन लोगों ने क्या पढ़ा है, एग्रेनुलोसाइट के अंदर अपन लोगों ने जो लिम्फोटिक सेल्स होती है वो अपन लोगों ने पढ़ी है। लार्ज लिम्फोटिक पढ़ी है, स्मॉल लिम्फोटिक अपन लोगों ने पढ़ी है। तो इस प्रकार से सारी चीजें अपन लोगों ने क्या पढ़ी है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो डब्ल्यूबीसी होती है और डब्ल्यूबीसी की जितनी भी टाइप ऑफ सेल्स होती है उन सभी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस केंद्रक प्रेजेंट होता है। आरबीसी और प्लेटलेट्स के अंदर जो केंद्रक होता है भैया प्रेजेंट नहीं होता है। तो ठीक है, इसमें अपन लोगों ने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि इनके अंदर क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब प्लेटलेट्स की मैं आकार की बात करूं तो ये स्पिंडल क्या होता है, स्पाइंडल, SPINDEL, स्पाइंडल यानी तंतु के समान होती है। इसका आकार कैसा होता है, एक तंतु के समान होता है। आकार कैसा होता है, एक तंतु के समान होता है। कैसी साइज की होती है, स्पिंडल साइज की होती है, तंतु के समान आकार होता है। कैसा होता है, तंतु के समान आकार होता है। इसके अलावा आप और क्या क्या बोल सकते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। देखो भैया, प्लेटलेट्स होता है ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। सबसे जो इसका मेन काम होता है, सबसे जो मेजर इसका वर्क होता है वो क्या है, ये जो प्लेटलेट्स होती है
ये क्या करती है, ये अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लोटिंग होती है, अगर अपनी बॉडी में कहीं पे भी घाव हो जाए तो वहां पे क्या करती है, ये ब्लड क्लोटिंग का वर्क क्या करती है, ये करती है। तो यहां पर ये पॉइंट भी अपन लिख लेंगे कि जो प्लेटलेट्स होगी, जो प्लेटलेट्स होगी वो क्या करेगी, प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। क्या करती है, ब्लड क्लोटिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। ब्लड क्लोटिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। बिल्कुल साथ साथ में आप लोगों को लिखते हुए जाना है। देखो साथ साथ में लिखते हुए जाना है, साथ साथ में लिख लो, फिर बाद में मैं मिटा दूंगा तो बाद में आप लोगों को टाइम नहीं दूंगा, ठीक है, बाद में मैं टाइम नहीं दूंगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। इसके बाद में बात करते हैं इसके डायमीटर की, कि इसका डायमीटर कितना होता है। ये जो प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, इनका डायमीटर कितना होता है, तो वो भी बिल्कुल लिख लो। मैं तुम्हारे को लिखवा देता हूं, अच्छी तरीके से तुम लोगों को लिखना है। चलो मैं इसको मिटा देता हूं और नीचे लिखने की बजाय मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे। देखो अगर मैं डायमीटर की बात करूं, कि प्लेटलेट्स का डायमीटर कितना होता है, तो डायमीटर 2 से 3 माइक्रोन होता है। कितना होता है, डायमीटर 2 से 3 माइक्रोन होता है। और इसकी देखो मैं एक चीज और बात करूं, इसका जो लाइफ पीरियड टाइम होता है, लाइफ पीरियड टाइम, तो भैया इसका जो लाइफ पीरियड टाइम होता है वो 5 से 6 दिन का होता है। कितना होता है, 5 से 6 दिन का होता है। 5 से 6 दिन बाद में ये जो कोशिकाएं होती है, ये जो ब्लड सेल्स होती है, प्लेटलेट्स होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके तुरंत बाद में ये वापस बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका जो लाइफ पीरियड टाइम होता है वो कितना होता है, वो 5 से 6 दिन का होता है। अब देखो सबसे मेन अगर इसकी बात करें तो इसका जो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ये कितनी परसेंट मात्रा में पाई जाती है, तो भैया ये पाई जाती है 1.5 से 4 लाख। कितनी, 1.5 से 4 लाख, 1.5 से 4 लाख। अब इसका मात्रक भी आप लोगों को याद रखना है, 1.5 से 4 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड किसमें पाई जाती है, तो इतने ब्लड के अंदर कितनी पाई जाती है, 1.5 से 4 लाख जो प्लेटलेट्स है ये पाई जाती है। ये नॉर्मल वॉल्यूम है। अगर इससे कम अगर किसी के प्लेटलेट्स की मात्रा है तो वो कंडीशन वो एबनॉर्मल कंडीशन होगी। क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि अपन लोगों को जब डेंगू वगैरह होता है तो डेंगू में अपन लोग बोलते हैं कि इसकी प्लेटें डाउन हो गई, तो वो यही प्लेटें होती है जो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, इनकी वॉल्यूम कम हो जाती है। तो ये वही प्लेटें हैं, ठीक है। तो प्लेटें एक प्रकार से अगर नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा भी होगी तो भी वो एबनॉर्मल कंडीशन में होती है, अगर कम होगी तो भी वो एबनॉर्मल कंडीशन में होती है। पर किसी नॉर्मल पर्सन के अंदर, हेल्दी पर्सन के अंदर क्या होना चाहिए, लगभग इतनी जो प्लेटलेट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो कितनी मैंने बताई, 1.5 से 4 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड के अंदर इतनी जो प्लेटलेट्स है वो अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये अपना पूरा क्या हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। अब दोबारा से इसको समझ लो एक बार। देखो प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होती है, इन प्लेटलेट्स को अपन क्या बोलते हैं, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये क्या होती है, एक प्रकार की क्या होती है भैया, ये ब्लड सेल्स होती है। क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है। इसे अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट सबसे छोटी ब्लड सेल्स होती है भैया। देखो जो आरबीसी अपन लोगों ने पढ़ी, डब्ल्यूबीसी पढ़ी, और डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे जो टाइप्स पढ़े, उन सभी के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है ये सबसे छोटी ब्लड सेल्स होती है। कैसी होती है, सबसे छोटी ब्लड सेल्स होती है। इसके बाद में देखो इसमें केंद्रक होता है, वो केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि नॉन न्यूक्लियोटाइड होती है। कैसी होती है, नॉन न्यूक्लियोटाइड होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके अलावा देखो इसका आकार आकृति की मैं बात करूं तो इसका जो आकार आकृति होता है वो स्पिंडल कैसा होता है, तंतु के समान होता है, तंतुमय आकार की होती है। कैसी होती है, तंतुमय आकार की होती है, तंतुमय आकार के समान होती है। अगर मैं चित्र तुम लोगों को यहां पे बना दूं तो तुम वो चित्र भी बना लेना कि कैसी होती है। तो देखो ये तंतु के समान ऐसे तंतु होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, ऐसे तंतु होते हैं, और बिल्कुल इन्हीं तंतुओं के समान होती है, ठीक है, इन्हीं तंतुओं के समान होती है। तो ये मैंने एक डायग्राम तुम लोगों के लिए बना दिया है, तुम बना सकते हो इस डायग्राम को अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स होती है तंतु के समान होती है, स्पिंडल के समान होती है, ठीक है, तंतुमय ये होती है।
इसके अलावा अगर बात करें तो प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। जो इसका मेन सबसे मेजर काम क्या है, ये ब्लड क्लोटिंग होता है। जब अपनी बॉडी पे कहीं घाव हो जाता है, कहीं लग जाती है, चोट लग जाती है, तो वहां पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है और वो क्लोट होता है, जम जाता है। तो उस समय क्या करती है, प्लेटलेट्स ही होती है जो ब्लड क्लोटिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। देखो अगर आपने कहीं पे लग जाएगी एक्सीडेंट के समय, अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा भैया, तो वो ब्लड बहना नहीं रुकेगा, ब्लड उसका बहता जाएगा। इसीलिए क्या होता है, ये कोशिकाएं क्या करती है, ये ब्लड सेल्स क्या करती है, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, ब्लड को क्लोट कर देती है। और क्लोट करने से क्या होता है, वो ब्लड जो बहना बंद हो जाता है, ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है। इसीलिए ये कोशिकाएं क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक कोशिकाएं हैं। क्योंकि अगर किसी एक्सीडेंटल स्थिति में या किसी के चोट लग गई या कोई गिर गया, कहीं से भी कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय क्या होता है, जब अपना ब्लड बहने लगता है तो उस समय ये कोशिकाएं क्या करती है, ये अपना वर्क करती है। और जहां से ब्लड निकल रहा है, जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है, वहां पे ये क्या करती है, ब्लड क्लोट कर देती है। और ब्लड क्लोट करने से क्या होता है, ब्लड का बहाव रुक जाता है, ब्लड का बहाव धीमा पड़ जाता है, जिससे ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो ये कोशिकाएं होती है वो जो ब्लड क्लोट करती है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, वॉल्यूम मैंने आप लोगों को बता दी है वॉल्यूम मैंने बता दी है कि 1.5 से 4 लाख नॉर्मल वॉल्यूम होती है किसकी, प्लेटलेट्स की। और बिल्कुल मात्रक आप लोगों को याद रखना है, लाख पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, लाख पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, ये इसका मात्रक होता है। ये आप लोगों को मात्रक याद रखना है। तो देखो दोस्तों, ये इतना सा है प्लेटलेट्स के बारे में, आप इसको लिख लो अच्छी तरीके से, समझ लिया होगा, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और ये 2 डायग्राम मैंने आप लोगों के बनाए हैं, तो बिल्कुल इन डायग्राम्स को भी आप बना लो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ये पूरी चीजें आप लिख लो, मैंने समझा दिया है आप लोगों को अच्छी तरीके से। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा। किसको अपन स्टार्ट करेंगे, प्लाज्मा को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब अपन ने शुरू के अंदर जो पहली क्लास थी, अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि ब्लड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग था वो ब्लड सेल्स का था, उसके अंदर अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ी है, आरबीसी पढ़ी है, डब्ल्यूबीसी पढ़ी है, प्लेटलेट्स बढ़ी है। और जो ब्लड सेल्स थी ये टोटल कितनी थी, ये 45% पार्ट थी। किसका, पूरी बॉडी का 45% पार्ट किसका था, ब्लड का था। तो पूरे ब्लड का जो कितना परसेंट पार्ट कवर कर रही थी, ये ब्लड सेल्स 45% पार्ट कवर कर रही थी। इसके बाद में जो 55% पार्ट है वो प्लाज्मा होगा। अब इसके बाद में तुरंत हम प्लाज्मा को स्टार्ट करेंगे। तो 1 मिनट का टाइम है, इसको लिख लो, आप लिख लो अच्छी तरीके से। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, लिख लो, ठीक है लिख लो। और इसके बाद में इसको मिटा के अपन पढ़ेंगे प्लाज्मा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब बिल्कुल अपन पढ़ेंगे प्लाज्मा कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है, प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाई जाती है, किस तरीके से प्लाज्मा बनता है। तो प्लाज्मा पूरा पढ़ेंगे अपन। तो बिल्कुल हेडिंग डालनी है आप लोगों को प्लाज्मा। अगर कोई बच्चा ऐसा है या बच्ची ऐसी है जिसको प्लाज्मा के बारे में पहले से पता है, और वैसे तो देखो दोस्तों ये जो चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा, क्योंकि ये तो 12वीं कक्षा में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। अगर आपके पास में बायोलॉजी सब्जेक्ट रही होगी, और 12वीं में क्या आप लोग 10वीं में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्योंकि ये तो नॉर्मल छोटी क्लासों में भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ें तो 9th से 8th से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। इसके बाद में एक टॉपिक आएगा आप लोगों के प्लाज्मा के बाद में, हीमोपोइसिस, जिसको बोलते हैं ब्लड फॉर्मेशन, कि ब्लड का निर्माण कैसे होता है भैया। जो ब्लड सेल्स होती है उन ब्लड सेल्स का निर्माण कैसे होता है, बिल्कुल अलग अलग पढ़ेंगे एक एक चीज को। आरबीसी कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, कितनी बनेगी, डिस्ट्रॉय कब होगी, सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिलेगी, और प्रोसेस क्या होगी बनने की, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे प्लाज्मा। क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये प्लाज्मा होता है, ये जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा होता क्या है, क्या होता है प्लाज्मा। आप लोगों ने छोटी क्लासों के अंदर एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, एक परिभाषा पढ़ी होगी, जिसको आप बोलते थे कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। तो बिल्कुल वही परिभाषा है, इसको भी आप लोगों को लिख लेना है। रक्त का, या फिर आप लिख सकते हो ब्लड का तरल पदार्थ।
तरल पदार्थ, ब्लड का तरल पदार्थ, पदार्थ लिख सकते हो या फिर भाग लिख सकते हो भैया। ब्लड का तरल पदार्थ, तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। अब देखो तरल भाग क्या होता है, तरल पदार्थ क्या होता है, आप लोगों को एक नॉर्मल आड़ू लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊं मैं। देखो कभी कभार अपन कहीं पे रहते हैं शादी वगैरह में, या फिर अपने घर पे भी कभी कभार अपन देखते हैं तो अपने सब्जी बनती है, पानी वाली सब्जी जिसको अपन बोलते हैं ना कि तरी तरी डालो, जो ऊपर एकदम ऊपर रहता है, जो लिक्विड रहता है ऊपर, तरल पदार्थ रहता है, बिल्कुल उसी के जैसे आप उसकी ब्लड की तुलना कर सकते हो कि जो ब्लड का ऊपरी पार्ट जो एकदम तरल पदार्थ होता है, जो ऊपर ऊपर रहता है, जिसको अपन तरी बोलते हैं सब्जी के अंदर, बिल्कुल उसी प्रकार ब्लड के अंदर प्लाज्मा को तरी बोला जाता है। ठीक है, प्लाज्मा को तरी बोला जाता है। तरल पदार्थ होता है, लिक्विड पदार्थ होता है, उसी को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा बोला जाता है। प्लाज्मा बोला जाता है। अब भैया देखो ये जो प्लाज्मा होता है ये ब्लड के अंदर पूरा 55% पार्ट कवर करता है। कितना? 55% पार्ट कौन कवर करता है? इस ब्लड के अंदर प्लाज्मा कवर करता है। और इस 55% प्लाज्मा के अंदर भी जो 90% है, 90% क्या होता है भैया? 90% वाटर होता है। 90% क्या होता है? पानी होता है। केवल और केवल क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, तो चीज अच्छी तरीके से समझनी है तुम लोगों को। देखो समझोगे तभी मजा आएगा, और वैसे लिखा हुआ तो कहीं पे भी मिल जाएगा तुम्हारे को। ठीक है ना? और थोड़ा सा गला खराब है तो एडजस्ट कर लिया करो। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं कि प्लाज्मा, तो रक्त का तरल पदार्थ क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। पूरा जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो 55% पार्ट कवर करता है। और इस 55% पार्ट के अंदर जो 90% पार्ट होता है भैया, 55% का जो 90% पार्ट होता है वो वाटर होता है। वो वाटर होता है। अपन किस चीज में बात कर रहे हैं? कंपोजिशन में बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा का जो कंपोजिशन होता है उसके अंदर टोटल 55% प्लाज्मा के अंदर तो 90% तो कौन होता है? वाटर होता है। बाकी 10% पार्ट में क्या होता है? अन्य जो सब्सटेंस होते हैं। अब अन्य सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं प्लाज्मा के अंदर? देखो भैया अपन लोगों ने जब यूरिन स्टार्ट किया था तो यूरिन का भी अपन लोगों ने नॉर्मल कंपोजिशन पढ़ा था, लिखा था। बिल्कुल उसी प्रकार क्या है, अपन प्लाज्मा पढ़ रहे हैं तो प्लाज्मा का भी एक नॉर्मल कंपोजिशन है। देखो कंपोजिशन का एक सीधा सा मतलब यह होता है कि जो चीज है वो किन किन चीजों से मिलके बनी है, किन किन अन्य चीजों से मिलके बनी है, वो क्या होता है? कंपोजिशन होता है। अब कंपोजिशन बिल्कुल अलग अलग प्रकार का हो सकता है, विभिन्न विभिन्न कंपोजिशन हो सकता है, और कंपोजिशन हमेशा विभिन्न ही होता है। विभिन्न विभिन्न अलग अलग चीजों से मिलके एक चीज बनती है, वो बाकी के क्या होते हैं? कंपोजिशन होता है, जिनकी सहायता से पूरा जो पदार्थ बनता है या फिर लिक्विड बनता है, मैटर बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी प्रकार देखो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं, प्लाज्मा की अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो प्लाज्मा में सबसे पहले क्या पाया जाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। क्या होता है? बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अभी बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं। क्या? ऑर्गेनिक क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। ये अभी कंपोजिशन में बिल्कुल इनको एक एक को अच्छी तरीके से देखेंगे कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सी चीजें आती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सी चीजें आती है, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या पाया जाता है भैया? इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स और प्लाज्मा भी पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लाज्मा क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लाज्मा। और जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये डाइजेस्टिव होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं? एक तरीके से पाचित होते हैं। किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। अभी बता दूंगा सारी चीजें क्या होती है, कैसी होती है। इसके अलावा भैया और क्या पाया जाता है कंपोजिशन के अंदर? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक्सक्रीटरी। क्या? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या पाए जाते हैं? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी पाए जाते हैं।
तो ये कुछ चीजें होती हैं, ये प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। बिल्कुल अभी इनको इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हेडिंग डाल लो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो प्लाज्मा के किस में पाए जाते हैं, कंपोजिशन में पाए जाते हैं। प्लाज्मा के कंपोजिशन में सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, बिल्कुल नाम लिखेंगे, बस थोड़ा थोड़ा नाम लिखना है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये होते हैं, नाम ही लिखना है ना, नाम ही लिखना है, उनको डीपली नहीं पढ़ना है, इतना डीपली अपने को नहीं पढ़ना होता। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्या लिखेंगे, इनऑर्गेनिक। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या क्या चीजें पाई जा सकती हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या चीजें पाई जा सकती है प्लाज्मा के अंदर। तो इसके अंदर देखो एक तो पाया जा सकता है फॉस्फेट। क्या पाया जा सकता है, तो मैं बिल्कुल लिख देता हूं, उसके बाद में तुम लिख लेना। फॉस्फेट पाया जा सकता है, क्या, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट पाए जा सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। इसके अलावा क्या पाए जा सकते हैं, सल्फेट। क्या पाए जा सकते हैं, सल्फेट्स पाए जा सकते हैं। क्या पाए जा सकते हैं, सल्फेट्स पाए जा सकते हैं। इसके अलावा क्या पाए जा सकते हैं, सोडियम। क्या पाया जा सकता है, सोडियम पाया जा सकता है। क्लोराइड पाया जा सकता है क्या पाया जा सकता है, क्लोराइड पाया जाता है। और सोडियम क्लोराइड भी पाया जा सकता है भैया, सोडियम क्लोराइड। क्या पाया जा सकता है, सोडियम क्लोराइड भी पाया जा सकता है। इसके अलावा मैग्नीशियम पाया जा सकता है। क्या पाया जा सकता है, मैग्नीशियम पाया जा सकता है। मैग्नीशियम क्या पाया जा सकता है, मैग्नीशियम पाया जा सकता है। तो ये चीजें किस में पाई जा सकती है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई जा सकती है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप लोगों को पता होगा, आप लोग वैसे पढ़ भी रहे हो, दूसरी क्लास के अपनी जो पैथो की क्लास चल रही है उसके अंदर आप पढ़ भी रहे हो। इसके अंदर प्रोटीन पाया जा सकता है, प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन पाए जा सकते हैं। प्रोटीन का नाम लिख लेना है, प्रोटीन के जो नाम होते हैं वो लिख लेना आप लोगों को। जैसे मैं लिखवा देता हूं, एक तो होगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सी होगी, एल्ब्यूमिन। कौन सी होगी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। दूसरी कौन सी होगी प्रोटीन, वो होगी ग्लोबुलिन। कौन सी होगी, ग्लोबुलिन प्रोटीन। और तीसरी कौन सी होगी भैया, फाइब्रिनोजन। कौन सी होगी, फाइब्रिनोजन होगी। तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये तीन मैंने आपको बताए हैं। ये क्या है भैया, ये तीन जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सारी चीजें क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जितने भी ये मैंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों को बताए हैं भैया, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये वाटर के अंदर घुल सकते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये पानी के अंदर क्या कर सकते हैं, घुल सकते हैं। इसके अलावा अपन लोगों ने तीसरा क्या देखा था, तीसरा अपन लोगों ने देखा था यहाँ पे कौन सा, न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लाज्मा देखे थे कि ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लाज्मा के कंपोजिशन में पाए जाते हैं। भैया न्यूट्रिएंट्स का मतलब आप लोगों को पता होता है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व है। क्या, पोषक तत्व है जो अपनी बॉडी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे अपने को एनर्जी मिलती है ना। तो वो न्यूट्रिएंट्स भी प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स लिखेंगे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो बिल्कुल मैं लिखवा देता हूं तुम्हारे को लिख लो, NUTERIENTS, न्यूट्रिएंट्स। ये हो गया न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, देखो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ग्लूकोज हो सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एक एनर्जी का सब्सटेंस है, एक एनर्जी जो प्राइमरी सब्सटेंस है अपनी बॉडी के लिए। तो ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज के अलावा और क्या हो सकता है, ग्लूकोज के अलावा देखो फैटी एसिड। क्या हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है।
क्या हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है, इसके अलावा ग्लिसरॉइड हो सकता है, क्या हो सकता है, ग्लिसरॉइड हो सकता है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, कैल्शियम, क्या हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। तो ये क्या हो सकते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। तो बिल्कुल इन चीजों को याद रखना है। और चौथा आप और लिख लो, इसके अंदर मैं लिखवा देता हूं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, एक्सक्रीटरी EXCERTYORY, एक्सक्रीटरी SUBS, इतना ही लिख लो, सब्सटेंस, है ना। अब देखो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे देखो ये हो गया यूरिया, क्या हो गया, यूरिया हो गया, और ये हो गया यूरिन, क्या हो गया, यूरिया और यूरिन, ये दो चीजें लिख लो, ये इतनी बहुत है, क्या है, ये दो चीजें लिख लो, ये इतनी सी बहुत है। अब देखो समझो इनको, समझो एक बार, ये पूरा क्या है, ये कंपोजिशन है, ये क्या है भैया, पूरा, ये पूरा का पूरा कंपोजिशन है, किसका कंपोजिशन है, प्लाज्मा का। कंपोजिशन का मतलब ये इतनी चीजें होती हैं, और ये इतनी चीजें बनके क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है, किसका, ब्लड का प्लाज्मा बनता है। बेसिकली प्लाज्मा का मतलब बता दिया कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा होता है पूरे ब्लड सेल्स का 55% पार्ट कवर करता है। जितनी भी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स होती है उनका 55% पार्ट कवर कौन करता है, प्लाज्मा करता है। और इस 55% पार्ट में भी जो 90% पार्ट होता है वो केवल वाटर होता है, क्या होता है, पानी होता है। प्लाज्मा के अंदर अधिकांश पानी होता है। अब भैया इसके कंपोजिशन को देखें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होती है, कौन कौन से सब्सटेंस अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले अपन लोगों ने देखा कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर कंपाउंड बोल दो, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल मैंने नाम लिखवा दिए हैं। फॉस्फेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, सोडियम हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। ये जितने भी मैंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड या सब्सटेंस तुम लोगों को बताए हैं, ये सारे के सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर घुल जाते हैं। क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर अधिकांश भाग 90% भाग क्या है, पानी है। ये उनके अंदर क्या होते हैं, घुले हुए रहते हैं, ठीक है। दूसरा अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से, ऑर्गेनिक का मतलब आपको पता है ना, केमिकल कंपाउंड। उसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, देखो भैया प्रोटीन हो सकता है। प्रोटीन का मतलब, प्रोटीन कौन कौन सी, 3 तरीके की प्रोटीन होती है, नाम याद रख लो, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन, ठीक है। ये प्रोटीन इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होती है। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब वे पोषक पदार्थ जो अपने को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, पोषक तत्व देते हैं, है ना। तो पोषक तत्वों की वजह से अपने को क्या मिलता है, अपने को एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है। अब वैसे देखो 5 पोषक तत्व अपने ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, जैसे खनिज हो गया, खनिज लवण हो गया, वाटर हो गया, है ना, प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया। ये सभी क्या है, ये सभी न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, देखो एक तो ग्लूकोज। अब आप लोगों को पता है कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज अपनी बॉडी का प्राइमरी सब्सटेंस होता है एनर्जी के लिए। अपनी जो बॉडी होती है वो एनर्जी के रूप में ग्लूकोज को एक्सेप्ट करती है। और जब ग्लूकोज नहीं हो या फिर इंसुलिन की कमी हो जाए, उस ग्लूकोज का अपन क्या नहीं निकाल सके, निचोड़ नहीं निकाल सके, उस ग्लूकोज को यूज नहीं कर सके, उसके बाद में फैटी एसिड को काम में लेते हैं, बॉडी की मसल्स को काम में लेते हैं, है ना, फैट को काम में लेते हैं। तो बिल्कुल ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉइड भी हो सकता है और कैल्शियम भी हो सकता है। देखो कैल्शियम क्या होता है, अपनी शरीर के अंदर, अपने बॉडी के अंदर बोन्स के लिए जिम्मेदार होता है, हड्डियों के लिए। क्योंकि हड्डियों में अगर वीकनेस आएगी तो मतलब क्या है, कैल्शियम की कमी है, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, पोषक तत्व हुआ, क्योंकि ये अगर उपस्थित नहीं होगा तो हड्डियों में वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी पोषक तत्व हो गया। उसके अलावा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का सीधा सा मतलब है कि जो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट किए जा सके, बॉडी से बाहर निकाले जा सके, वेस्ट मटेरियल जिसको बोलते हैं, वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ही होते हैं। कौन कौन हो सकता है, जैसे यूरिन हो गया, क्योंकि यूरिन अपना बॉडी से बाहर आता है, आप लोगों को पता है। यूरिन अपने अभी चल भी रहा है, कहाँ पे, क्लिनिकल पैथो के अंदर यूरिन चल रहा है, यूरिन एग्जामिनेशन। तो एक यूरिन हो गया, यूरिन के अंदर आप लोगों को पता है यूरिया होता है, तो यूरिया भी अपन लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। तो यूरिन, यूरिया, ये चीजें लिख दो, किसमें, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में। तो इन चीजों से मिलकर जो पूरा प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा का ये पूरा क्या होता है, कंपोजिशन होता है। प्लाज्मा का क्या होता है,
कंपोजिशन होता है। ठीक है, ये पूरा क्या होता है, प्लाज्मा का कंपोजिशन होता है। अब देखो, अब बात करते हैं इस प्लाज्मा के वर्क की कि भैया ये प्लाज्मा काम क्या करता है। इसके वर्क की बात करें कि ये जो प्लाज्मा तो होता है भैया, प्लाज्मा पढ़ लिया, प्लाज्मा की ये खासियत होती है, रक्त होता है जो तरल पदार्थ होता है रक्त का, और क्या होते हैं ये इतने उसके अंदर कंपोजिशन के अंदर ये पदार्थ उपस्थित होते हैं, केमिकल पदार्थ होते हैं, अनकेमिकल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्सक्रीटरी होते हैं, ये सारा क्या होता है, कंपोजिशन होता है। पर वर्क क्या होता है, काम क्या होता है। देखो, अगर वर्क की बात करूं, अगर मैं आप लोगों के सामने काम की बात करूं कि काम क्या होता है, यार स्याही निकल रही है इससे, देखो पूरे हाथ काले हो गए, इस मार्कर से स्याही निकलती है ना। तो वर्क का देखो क्या काम है, आप लोगों को पता है भैया, आप लोगों को, सब लोगों को पता है। देखो, मैं वर्क तुम्हारे को समझा देता हूं, मैं वर्क तुम्हारे को समझाता हूं, वर्क तुम्हारे को समझा देता हूं कि वर्क क्या होता है। देखो, आप लोगों को बेसिकली ब्लड का वर्क पता है, जो ब्लड होता है अपनी बॉडी के अंदर, जो ब्लड होता है, इस ब्लड का वर्क आप लोगों को पता है कि ब्लड क्या काम करता है। जो ब्लड होता है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी क्या करता है, ये बहुत सारे ऐसे आवश्यक पदार्थ होते हैं और बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनको क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाता है और वहां से वो वापस उनको लेके आता है। तो कुल मिला के काम क्या करता है, लाने व ले जाने का, लाने व ले जाने का काम करता है। कौन काम करता है, ये ब्लड काम करता है। ये ब्लड का काम क्या है, लाने और ले जाने का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। अब भैया आप लोगों को पता है ये ब्लड के अंदर ही तो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा कोई अलग थोड़ी होता है, ये ब्लड के अंदर ही होता है। क्या होता है, ब्लड के अंदर ही प्लाज्मा होता है, ब्लड के अंदर ही ब्लड सेल्स होती है और ये क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड का ही पार्ट है, अपन ब्लड चैप्टर पढ़ रहे हैं और ब्लड का एक भाग है प्लाज्मा। ठीक है, अब जो प्लाज्मा होता है ये क्या काम करता है, ये मीडियम का काम करता है भैया। किसका काम करता है, ये तरल पदार्थ होता है, ये मीडियम का काम करता है। जो ब्लड काम कर रहा है ना, किसका काम कर रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है ना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड जो कर रहा है ना, ये किसके माध्यम से कर रहा है भैया, ये प्लाज्मा के माध्यम से कर रहा है। क्योंकि जो प्लाज्मा क्या है, एक तरीके का माध्यम है। क्या है, माध्यम है। अगर प्लाज्मा बॉडी के अंदर नहीं होगा तो जो ब्लड होगा वो ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं कर पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं कर पाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवश्यक पदार्थों को और वेस्ट जो मटेरियल होता है उनको नहीं ले जा पाएगा और ना ही उनको ले के आ पाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम रुक जाएगा। क्योंकि क्या होगा, अगर प्लाज्मा नहीं होगा तो ब्लड की क्या होती है, सांद्रता अधिक होती है। क्या होती है, सांद्रता अधिक होती है। क्योंकि प्लाज्मा की वजह से ही क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है, ब्लड बहता है तीव्र गति से। अपनी वेंस के अंदर जो ब्लड बहता है ना, वो प्लाज्मा के गति से ही बहता है। क्योंकि प्लाज्मा के अंदर जो 90% क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर 90% पानी होता है। क्या होता है, 90% पानी होता है। और बाकी जो 10% है, 10% के अंदर मैंने आपको बता दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वो चीजें होती हैं जिनसे मिलकर क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है। तो कुल मिला के जो प्लाज्मा का काम क्या है, देखो भैया, प्लाज्मा माध्यम का काम करता है। किसका काम करता है, मीडियम। किसका काम करता है, मीडियम का काम करता है। और मीडियम के माध्यम से ही क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन किन चीजों का, आवश्यक पदार्थों का और वेस्ट मटेरियल का। किसका, आवश्यक पदार्थों का और वेस्ट जो मटेरियल होता है उनका काम किसके द्वारा किया जाता है, इस प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है, जो कि ब्लड का ही एक पार्ट होता है। और प्लाज्मा माध्यम की भूमिका निभाता है ट्रांसपोर्टेशन के वर्क के अंदर ब्लड में। ठीक है ना, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारी चीज मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। आज का अपन लोगों ने दो चीजें आप लोगों ने इस क्लास के अंदर कवर की है। सबसे पहले अपन लोगों ने प्लेटलेट्स को पढ़ लिया है। नॉर्मल प्लेटलेट्स अपन लोगों ने पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा नहीं पढ़ा, इंट्रोडक्शन कोई। तो प्लेटलेट्स क्या पढ़ा, मेन चीज़ें प्लेटलेट्स में याद रख लेना, बाकी चीज़ें भी तुम याद नहीं रखो तो भी चलेगा। मेन काम क्या है प्लेटलेट्स का, कि ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो एक्सीडेंटल की स्थिति में या कहीं पे भी अगर किसी को चोट लग जाए तो ब्लड अपना फ्लो होता है, ब्लड बाहर निकलता है ना बॉडी से, वहाँ पे ये क्लोटिंग का काम करता है, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है।
तो सबसे मेन काम क्या हुआ है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा कई बार कि अपन लोग सुनते हैं कि इसके क्या हो गया, डेंगू हो गया, क्या हो गया। तो डेंगू में क्या हो जाती है, जो प्लेटें डाउन हो जाती है, तो नॉर्मल वॉल्यूम याद रखना कितनी होती है, 1.5 से 4 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, ये इसका जो मात्रक है ये जरूर याद रखना, ठीक है। नॉन न्यूक्लियोटाइड होता है, केंद्रक इसके अंदर क्या होता है, नहीं होता है। पूरे ब्लड सेल्स के अंदर सबसे छोटी ब्लड सेल्स होती है, क्या होती है, सबसे छोटी ब्लड सेल्स होती है, तंतुमय होता है, स्पिंडल के आकार का होता है, मैंने चित्र भी आप लोगों को बता दिया है। डायामीटर 2 से 3 माइक्रोन होता है। लाइफ पीरियड टाइम कितना होता है, ये 5 से 6 दिन होता है। इसका कितना, 5 से 6 दिन बाद में ये जो प्लेटलेट्स होती है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है और न्यू प्लेटलेट्स उसके पीछे ही बनना स्टार्ट हो जाती है। और प्लेटलेट्स कहाँ पे बनती है, स्प्लीन में बनती है, कहाँ पे, बोन मैरो में, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद में अपन लोगों ने प्लाज्मा पढ़ा है। प्लाज्मा है ये पूरी ब्लड का दूसरा पार्ट है। ब्लड का पहला पार्ट अपन लोगों ने क्या पढ़ा, ब्लड सेल्स पढ़ा, और ब्लड सेल्स के अंदर ही अपन लोगों ने क्या पढ़ा, ब्लड सेल्स के अंदर अपन लोगों ने ये प्लेटलेट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ब्लड सेल्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा पार्ट है क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, 55% पार्ट कवर करता है। कितना परसेंट पार्ट, सॉरी प्लेटलेट्स मैंने बता दिया था कि 55% पार्ट कवर करता है, ठीक है। यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं प्लाज्मा, क्या पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा पढ़ रहे हैं। प्लाज्मा ये दूसरा भाग है, किसका है, ब्लड का दूसरा भाग है। ये 55% पार्ट कवर करता है। 55% पार्ट में 90% क्या होता है, वाटर होता है। इसके अंदर 90% क्या होता है, पानी होता है। और प्लाज्मा की जो नॉर्मल चीजें मैंने आप लोगों को बताई है कि प्लाज्मा क्या करता है, क्या नहीं करता है, और कौन कौन से जो कंपोजिशन है जिससे ये मिलके बना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, न्यूट्रिएंट्स और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, इन सब चीजों से ये मिलकर बना है। ये इसका क्या होता है, कंपोजिशन होता है। और टोटल कितना होता है, टोटल ब्लड सेल्स, टोटल जो अपना ब्लड होता है उस टोटल ब्लड के अंदर 55% पार्ट कवर करता है, और उसका भी 90% पार्ट केवल वाटर होता है। और मेन काम क्या है, मेन काम क्या है इसका, मीडियम का भूमिका निभाता है, मीडियम का, माध्यम का काम करता है, जिसकी सहायता से क्या होता है, ब्लड के द्वारा बहुत सारे आवश्यक पदार्थों और अनावश्यक पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान से लाया जाता है। यह काम क्या करता है, प्लाज्मा करता है। रक्त का तरल भाग होता है प्लाज्मा। ये चीजें अपन लोगों ने अभी नॉर्मल पढ़ी है। अब देखो अपन कल पढ़ेंगे ब्लड के फंक्शन, ब्लड के कार्य। अपन कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड के फंक्शन पढ़ेंगे। और उसके बाद में फिर अपने एक मात्र लास्ट टॉपिक बचेगा, वो थोड़ा टॉपिक बड़ा रहेगा। वो टॉपिक होगा हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस यानी ब्लड जो सेल्स, अभी तक आपने जो ब्लड सेल्स पढ़ी है वो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, आरबीसी कैसे बनती है, कहाँ बनती है, कितनी बनती है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। किस प्रोसेस से बनती है, डब्ल्यूबीसी के सारी जितनी भी टाइप ऑफ सेल्स होती है, कहाँ बनती है, कैसे बनती है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। कितनी मात्रा में बनती है, कितने दिन का जीवन काल होता है, किस प्रोसेस से बनती है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपकी नई नई क्लासें लगती रहेगी और आपका सिलेबस आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल पढ़ते हुए रहना, नोट्स लिख लेना अच्छी तरीके से। इसी के साथ में वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, क्लास अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल के बटन पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि इसी प्रकार आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे और तुम्हारे को सही, सटीक और जेन्युइन जानकारी देखने को मिले। इसी के साथ में वीडियो को यहीं एंड देते हैं। मिलते रहेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।